नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो वन लाइनर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। अशोक द्वारा विजित वह निश्चित क्षेत्र कौन सा था, यानी राजा अशोक के द्वारा कौन सा क्षेत्र जीता गया। तो अशोक के द्वारा 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग क्षेत्र को जीता गया। अगर थोड़ा सा इसकी डिटेल की अगर बात करें तो राजा अशोक जब राजगद्दी पे बैठते हैं यानी राजतिलक करवाया जाता है, तो उसके 8वें साल यानी 261 ईस्वी पूर्व ये कलिंग के ऊपर आक्रमण करते हैं और कलिंग के ऊपर आक्रमण करके कलिंग को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। पर देखिए, इसी समय अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने की बात को मान लेते हैं और इसके साथ ही वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। इन सब बातों का जो जिक्र है हमें वो मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में, और अशोक के 13वें शिलालेख के अंदर ही इस बात का पता चलता है कि उन दिनों कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली हुआ करती थी। यानी कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधीश के सम्मान आंका जा सकता है? तो यानी मौर्य काल के अंदर ऐसा कौन सा अधिकारी था जो वर्तमान में जो डीएम है उसके इक्वल पावर रखता था? तो राजूक जो था उस समय वो राजसभ तथा न्यायिक जो शक्तियां थी वो दोनों रखता था, जिसको इक्वल माना जा सकता है या आधुनिक जो जिलाधीश है उसके समान माना जा सकता है। किसको? राजूक को। राजूक की अगर बात करें तो शुरुआत में इसको सिर्फ राजस्व या टैक्स इकट्ठा करने की शक्ति दी गई, पर धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस को देखा गया, इसके कामों को देखा गया और बाद में इसे न्यायिक शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। किस सिलोन शासक ने समय को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया? यानी कौन सा ऐसा शासक था जिसने खुद को राजा अशोक की तरह बनाने की कोशिश की? तो वो थे सिलोन के शासक। सिलोन यानी श्रीलंका के शासक नाम की बात करें तो तिष्य जो थे, उन्होंने देवा नाम प्रिय नाम की जो उपाधि थी वो धारण की और राजा अशोक की तरह ही काम करना शुरू किया। अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की तो 3 लोगों के द्वारा ये उपाधि धारण की गई। एक अशोक खुद, जिन्होंने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की। उसके बाद में अशोक के जो पोता थे या अशोक के पोते जो थे दशरथ, उन्होंने इस उपाधि को धारण किया। और तीसरे थे सिलोन के शासक तिष्य, जिन्होंने देवा नाम प्रिय की उपाधि को धारण किया। कौन मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ दक्षिणी भारत गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भद्रबाहु के साथ दक्षिणी भारत चले जाते हैं, दक्षिण भारत में कर्नाटका के श्रवण बेलागोला में, और वही अपने जीवन की अंतिम सांस लेते हैं। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो वहीं हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सलेखना विधि के द्वारा या सलेखना जो प्रथा थी उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मृत्यु को गले लगाया। सलेखना जो विधि होती है उसमें देखिए, कोई भी व्यक्ति जब उसको ये लगता है कि वो मृत्यु के नज़दीक है तो वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और मृत्यु को अपने गले लगा लेता है। कब और किसने अशोक के गूढ़ शिलालेखों को पहली बार पढ़ा? तो 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के जो गूढ़ शिलालेख थे उनको पढ़ा गया। अब देखिए, अशोक के अगर शिलालेखों की बात करें तो उनके अंदर ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ। और वहीं अगर हम भाषा की बात करें तो अशोक के अधिकतर जो अभिलेख थे उनमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया के राजा एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत जो बिंदुसार के दरबार में आया तो उसका क्या नाम था? डायमेक्स जो था वो सीरिया के
राजा एंटियोकस के द्वारा भेजा गया, किसके, बिंदुसार के दरबार में। अब देखिए, जब उसे दरबार में भेजा गया तो बिंदुसार के द्वारा सीरिया के राजा से 3 चीज़ों की बात की गई, 3 चीज़ों की डिमांड की गई। और वो 3 चीज़ें क्या क्या थी? मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक। 2 चीज़ें तो वहाँ के जो राजा थे एंटियोकस, उन्हें भेजने की बात कही, पर दार्शनिक भेजने से उसने मना कर दिया। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया। यानी जो उपगुप्त थे उनके द्वारा ही राजा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई या दीक्षित किया गया। सबसे पहले लिए जाने वाला कर कौन सा था? तो बलि या इच्छापूर्वक दी गई भेंट सबसे पहले लिया जाने वाला कर हुआ करता था। अगर इसकी बात करें तो ये इच्छापूर्वक दिया जाता था। और मौर्य काल में अगर बात करें तो एक प्रकार की जो बलि थी उसे धार्मिक कर माना जाता था। इसके साथ साथ मौर्य काल में ही अनाज जो था उसको कर के रूप में न लेकर जो नगद जो था उसे कर के रूप में लिया जाता था। यानी मौर्य काल के अंदर अनाज नहीं लिया जाता था, जो भी कर देने वाले थे उनसे डायरेक्ट कैश लिया जाता था, पैसा लिया जाता था, और उसी टैक्स को हिरण्य नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। तो उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक की सहायता किस मंत्री ने की? तो राधा गुप्त के द्वारा अशोक के उत्तराधिकार की लड़ाई में उसकी सहायता की गई। कहाँ से ये बात की गई कि मौर्य शूद्र वर्ण से संबंध रखते थे? तो मुद्राशक जो पुराण था उसके अंदर ऐसा बोला गया कि जो मौर्य थे वो शूद्र वर्ण से संबंध रखते थे। कौन सा स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनाया गया? यानी कौन सा ऐसा स्तूप है जो ईंटों से बनाया गया, किसके द्वारा? राजा अशोक के द्वारा। तो सांची का जो स्तूप है वो राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया, जिसमें पूरी तरीके से ईंटों का प्रयोग किया गया है। और भारत का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो सांची का स्तूप ही है। कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो इंडिया का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, या भारत का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो है सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिल्पी व कारीगर या शिल्पी व कारीगर की अगर बात करें तो वो किस मुख्य वर्ण से आए हैं? तो वो शूद्र वर्ण से आए हैं। शूद्र वर्ण से ही ऐसा माना जाता है कि शिल्पी और कारीगर आए थे। अगर उस समय की बात करें तो जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं, जो भी हमें साहित्यिक स्रोत मिले हैं, उन स्रोतों के आधार पर ऐसा माना गया कि जो समाज था उसको 7 भागों में बांटा गया। और यानी अगर सबसे पहले स्रोत की बात करें तो मैगस्थनीज ने अपनी जो बुक थी उसके अंदर ये बताया कि भारतीय जो समाज है वो काम के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे 7 भागों में बंटा हुआ है। अब वो 7 भाग कौन कौन से हैं? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। तो मैगस्थनीज ने क्या किया? सारे लोगों को व्यवसाय के आधार पे 7 भागों में बांटा। मैगस्थनीज का कहना था कि उस समय के अंदर दास प्रथा लागू नहीं थी या दास प्रथा नहीं होती थी। कौन सी किताब गुप्त मौर्यों के कौटिल्य की अर्थशास्त्र है? यानी कौन सी ऐसी किताब थी जो मौर्य काल में कौटिल्य के द्वारा जो किताब लिखी गई अर्थशास्त्र थी उसके समान थी या उसके बराबर मानी गई? तो कामदंक के द्वारा एक किताब लिखी गई नीतिसार, और उसी को कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र के इक्वल माना गया या उसके समान माना गया। चाणक्य किस राजा के सलाहकार थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे चाणक्य, और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला जो था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र माना गया। वहीं अगर हम बात करें प्राचीन विश्वविद्यालयों की बात करें या उत्तर भारत में बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना करवाई गई थी वो करवाई गई थी गुप्त वंश के ही एक शासक थे, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करो। सृष्टि निगम का प्रधान हुआ करता था। श्रेणी व्यापारिक और व्यावसायिक संगठनों की संख्या, यानी व्यापारिक और व्यावसायिक जो संगठन थे उनको अगर एक नाम से जाना जाए तो उन्हें श्रेणी कहा गया। सार्थवाह व्यापारियों के काफिले का नेता हुआ करता था। पुगा अलग अलग व्यापार में रुचि रखने वाले व्यक्ति को पुगा कहा जाता था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या नाम दिया? यानी यूनान के जो लेखक थे उन्होंने बिंदुसार को किस नाम से पुकारा या बिंदुसार के लिए उन्होंने किन किन शब्दों का यूज़ किया? तो बिंदुसार को उन लोगों ने अमित्रोचेडस नाम दिया। किसने? यूनानी लेखकों ने। इसके साथ साथ बिंदुसार को वायु पुराण के अंदर भद्रशार और वारिशार नाम दिया गया। किसमें? वायु पुराण में क्या कहा गया? भद्रशार और वारिशार। वहीं अगर जैन ग्रंथों की बात करें तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन नाम दिया गया और बौद्ध ग्रंथ में बिंदुसार को बिंदुसार नाम दिया गया। यानी बौद्ध ग्रंथों में ही बिंदुसार को उसके मौलिक नाम से जाना गया, बाकी सब जगह उसके अलग अलग नाम रखे गए। कलिंग युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो कलिंग युद्ध जो था 261 ईस्वी पूर्व, उसकी जानकारी मिलती है हमें अशोक के 13वें शिलालेख से या अशोक के 13वें स्तंभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध के नियमों को प्रकट करता है? यानी अशोक के किस अभिलेख के अंदर बौद्ध धर्मों के नियमों की बातें की गई? तो राजस्थान के अंदर ही एक अभिलेख था भवरू का अभिलेख, उसके अंदर जो बौद्ध धर्म थे उसके नियमों की बात की गई, उसके नियमों को लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया? यानी अशोक राजा को अशोक किस अभिलेख में कहा गया? तो मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख थे उन दोनों के अंदर राजा अशोक को क्या कहा गया? अशोक नाम दिया गया। तो थोड़ा सा इन अभिलेखों के बारे में बात कर लेते हैं। मास्की की बात करें या कुछ दूसरे अभिलेखों की बात करें। नेक्स्ट देखिएगा, मिलान करो। अशोक देवानाम प्रिय, यानी अशोक के द्वारा क्या उपाधि धारण की गई? तो क्या नाम आएगा? देवानाम प्रिय। चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना गया? सैंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना गया? सैंड्रोकोटस। नेक्स्ट देखिएगा, बिंदुसार को किस नाम से जाना गया? अभी हमने पढ़ा अमित्रोचेडस। और फोर्थ वन इज चंद्रगुप्त। सेकंड को किस नाम से जाना गया? तो विक्रमादित्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ जो थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के मंत्री थे पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने ही अपने राजा यानी बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य वंश के शासक थे उनको मारा, और उनको मारने के बाद में शुंग वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता किसे कहते थे? यानी मौर्य साम्राज्य के दौरान समाहर्ता के नाम से किसको जाना जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में राज्य के सभी राजस्वों के प्रभारी को, यानी ऐसे व्यक्ति जो राज्य के अंदर टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे, उन सबको इस नाम से जाना
जाता था, यानी किस नाम से? समाहर्ता के नाम से। मिलान करो, कौसाम्बी। कौसाम्बी यानी कौसाम्बी का जो जिक्र हुआ है वो रानी के अभिलेख में हुआ है। रामपुरवा बेतिया बिहार, मास्की रायचूर कर्नाटक, गुर्जरा दतिया एमपी। कालसी प्रसिद्ध है, तो कालसी जो है वो अशोक के शिलालेखों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। कालसी की अगर बात करें तो वर्तमान में ये उत्तराखंड में स्थित है। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो इनमें ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ है। और वहीं अगर भाषा की बात करें तो भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो मैगस्थनीज के द्वारा एक बुक लिखी गई इंडिका, और इसी इंडिका के अंदर मैगस्थनीज ने बताया कि उस समय जो समाज था उसे 7 भागों में बांटा गया व्यवसाय के आधार पे, और 7 जो थे उनमें दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री, यानी इन 7 भागों में पूरे समाज को बांटा गया। और विभाजन का जो मुख्य आधार बनाया गया वो बनाया गया लोगों का व्यवसाय या लोग काम क्या करते हैं। अशोक के किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत की बात की गई है? यानी अशोक के द्वारा किस ग्राम के बारे में बात की गई कि उसने वहाँ से टैक्स लेने से मना कर दिया या वहाँ के टैक्स को माफ़ कर दिया? तो लुम्बिनी का जो स्तंभ लेख है उससे हमें पता चलता है कि अशोक के द्वारा लुम्बिनी के अंदर जो टैक्स लिया जाता था उसे माफ़ किया गया। कारण क्या था कि जब देखिए अशोक ने लुम्बिनी को विजिट किया, लुम्बिनी में वो गया, तो राजा अशोक को पता चला कि ये तो बौद्ध धर्म का एक जाना माना दर्शनीय स्थल है, पवित्र स्थल है। तो उसने वहाँ पे क्या किया, जो कर लिया जाता था उसमें रियायत करने की बात की या माफ़ करने की बात कही। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत आया? तो डायमेक्स जो है वो बिंदुसार के दरबार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था वो था बृहद्रथ, जिसको उसी के मंत्री पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार दिया जाता है और मारने के बाद में शुंग वंश की स्थापना की जाती है। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवानामप्रिय कहलाता था? तो अशोक के जो पोते थे दशरथ, उन्होंने अपने आप उपाधि उदाहरण की, वो थी देवानामप्रिय। और इसी तरीके से श्रीलंका के शासक तिष्य ने भी देवानामप्रिय की उपाधि धारण की, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि वो भी राजा अशोक की तरह ही काम करने वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। ऐसा कहा जाता है कि जब जैन धर्म 2 भागों में बट गया तो राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो साउथ इंडिया में चले जाते हैं अपने गुरु के साथ, और वहीं पर कर्नाटका में श्रवण बेलागोला के अंदर सलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग देते हैं। सम्राट अशोक की राजधानी का क्या नाम था? तो सम्राट अशोक की राजधानी की बात करें तो उसका नाम था पाटलिपुत्र। कलिंग युद्ध के बाद किसने सम्राट अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? यानी कहाँ ये बात लिखी गई कि कलिंग युद्ध के बाद यानी 261 BC के बाद राजा जो अशोक थे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। तो रॉक एडिक्ट जो 13वां रॉक एडिक्ट था उसके अंदर इन बातों का जिक्र किया गया। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया, यानी कलिंग के शासक हुआ करते थे खारवेल, उन्होंने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो जैन धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया। मास्की व गुर्जरा वर्तमान में कहाँ है? तो मास्की की बात करें तो ये कर्नाटका में है, और गुर्जरा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, यानी MP में है। कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि के अंदर लिखा गया? तो शहबाजगढ़ी जो अभिलेख है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है वो खरोष्टी लिपि के अंदर
लिखा गया। नेक्स्ट देखिए, श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई? तो चामुंडा राय के द्वारा जो मूर्ति थी उसको बनवाया गया, बिकॉज जो चामुंडा राय थे वो बहुत बड़े फॉलोअर थे इस धर्म के। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अरिकामेडु से जो रोमन वस्तु है या रोमन जो बस्ती है उसके हमें साक्ष्य मिले हैं या उसके बारे में हमें जानकारी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सिक्के ढालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? यानी मौर्य काल में जब भी सिक्कों को बनाया जाता था तो किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो उस समय धातु की अगर बात करें तो उसमें चांदी और तांबे या ताम्र का प्रयोग किया जाता था। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। इस बात का जिक्र हमें मिलता है दिव्यावदान नामक पुस्तक से। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो खरोष्ठी लिपि की बात करें तो उसकी उत्पत्ति अरामाइक से हुई है। अगर अरामाइक की बात करें तो इसे खास तौर से अगर इसके लिखने की बात करें तो यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन थे? तो टकसाल का जो प्रभारी हुआ करता था उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। किसने अपनी रचनाओं में नंदों व मौर्यों का उल्लेख किया है? यानी किसने अपनी कविताओं के अंदर, अपनी कहानियों के अंदर नंद वंश और मौर्य वंश के राजाओं के बारे में बात की है? तो तमिल एक कवि थे मामलनार, उन्होंने ही अपनी रचनाओं में इनके बारे में जिक्र किया है। कौन मौर्य राजा अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? तो बिंदुसार है, उसको अमित्रघात या यूनानियों के द्वारा अमित्रोचेडस नाम दिया गया। बौद्ध ग्रंथों की अगर बात करें तो उसमें बिंदुसार के लिए बिंदुसार शब्द का यूज़ किया गया, यानी उनके मौलिक नाम का प्रयोग किया गया है। किसने सौराष्ट्र में सुदर्शन तड़ांग झील का निर्माण करवाया? तो वैश्य पुष्य गुप्त जो थे उनके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र व सत्य पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? यानी राजा अशोक ने किस अभिलेख के अंदर अपने पड़ोसी राजाओं के बारे में जिक्र किया है? तो अशोक के शिलालेखों की बात करें तो दूसरे और 13वें शिलालेख के अंदर अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में बात की है। मैगस्थनीज ने डायोनिसियस तथा हेराक्लीज के रूप में किस भारतीय देवताओं की पहचान की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर यूपीएससी के अंदर ये पूछा गया था। तो मैगस्थनीज ने डायोनिसियस के रूप में भारतीय जो देवता थे शिव, उनकी बात की, और हेराक्लीज की बात करें तो उनके रूप में भगवान कृष्ण की बात की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में ही क्यों लिखे गए? यानी अशोक के जितने भी अभिलेखों की बात करें तो उनके अंदर प्राकृत भाषा का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि उस समय जो प्राकृत जो भाषा थी वो आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी और लोग जल्दी से इस सारी चीज़ों को समझे, जल्दी से अभिलेखों को समझ पाए, इसलिए राजा अशोक ने अपने अभिलेखों के अंदर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन को समझने या जानने के लिए हमें किस बुक या किस स्रोत का सहारा लेना होगा? तो मैगस्थनीज के द्वारा एक बुक लिखी गई इंडिका, उस बुक से ही हमें पता चलता है कि पाटलिपुत्र में प्रशासन कैसे चलता था या प्रशासन कैसे किया जाता था या प्रशासन का प्रबंध कैसे था। अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए? तो अशोक के अभिलेखों की बात करें तो मुख्यतः वो 4 लिपियों में लिखे गए, खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक और अरामाइक। और अगर भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा। किसमें मौर्य का क्षत्रिय रूप में उल्लेख हुआ है? यानी किस किताब में, किस बुक के अंदर ये बात बोली गई कि मौर्य जो शासक थे
वो क्षत्रिय थे। तो दिव्य वदान जो बुक थी उसके अंदर इस बात का जिक्र मिलता है कि जो मौर्य शासक थे वो क्षेत्रीय कुल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करो। व्यापारी, सेठिठ, शिल्पी, जेठक, श्रेणियों का संघ, भंडारिक या भंडागरिक और कारवां का सरदार सार्थ वा। अशोक का पोता कौन था? तो अशोक का जो पोता था वो दशरथ था, जिसने अशोक की तरह ही देवा नाम प्रिय नाम की जो उपाधि थी वो धारण की थी, क्योंकि वो राजा अशोक की तरह खुद को दिखाना चाहता था, खुद को राजा अशोक के पद चिन्हों पे चलने वाला शासक बताता था। प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो प्राचीन समय में अगर बौद्ध विश्वविद्यालय की बात करें तो वो था तक्षशिला। किस राजा की कहानी मुद्राशक नामक विषय है, यानी किस कहानी के अंदर या किस मुद्रारक्ष की अगर बात करें, मुद्रारक्ष नाटक की बात करें या कहानी की बात करें, तो उसका जो मुख्य जो करैक्टर है, उसका मुख्य जो विषय है, उसका जो मुख्य एक्टर है वो किस विषय को माना गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर यह पूरा का पूरा जो कहानी है वो लिखी गई। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो राजा अशोक के द्वारा प्रसिद्ध सांची का स्तूप बनवाया गया, और ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा जो स्तूप है उसमें ईंटों का प्रयोग किया गया। और इसके साथ साथ पूरे भारत का सबसे बड़ा अगर कोई स्तूप है तो वो सांची का स्तूप है। रजत रंजनी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो रजत रंजनी के अंदर जो कश्मीर के जो राजा थे उनके बारे में बातें कही गई है या उनके बारे में बातें की गई है। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन नाम दिया गया। यूनानी शासकों ने बिंदुसार को क्या कहकर पुकारा? तो यूनानी शासकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेडस कहा, और अमित्रोचेडस को ही अगर हम संस्कृत में अगर इसका वर्णन किया जाए तो फिर अमित्रोचेडस को या अमित्रोकेडिस को अमित्रोघात कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि आपके पठन पाठन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्ध होंगे, बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इसी तरीके से आप अपने घर पे सेफ रहें, इसी तरीके से आप तैयारी करते रहें, और मेरे YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।